हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैक कैब एक्सपर्ट। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने कई सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी हिंट दिया था कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हर बार ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज बचे हुए जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका आ जाए तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाए। तो ठीक है, पहला प्रिंसिपल है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। लास्ट जो सेशन हुआ था, अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिससे हर एक प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड भी बन जाए। तो दोस्तों, पहला प्रिंसिपल है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो एक्चुअल में जैसे आप लोग बैंकर हैं तो आप लोग को पता ही है कि भाई बैंक के पास मेन प्रॉफिट कहाँ से आता है। कहाँ से आता है? कस्टमर को लोन प्रोवाइड करके। क्योंकि जब आप लोन देते हैं तो साथ ही साथ आप इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, और यही इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या बनता है? रिवेन्यू बनता है। तो ये तो हो गई एक बात। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मान लो आपने 100 रुपी का लोन दिया तो ये पूरा का पूरा पैसा बैंक को वापस नहीं मिलता। 60-70% की ही जनरली रिकवरी बैंक कर पाता है। तो ऐसे केसेस में ये प्रिंसिपल जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे बैंक अगर लोन दे रहा है तो बैंक एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही तो कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि लोन का पैसा भी वापस होगा और इसके साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के लोन दो। और अगर आपने लोन दे दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि उस लोन का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, यानी लॉसेस के चांसेस अगर आपको लग रहे हैं, तो उसका पूर्वानुमान लगा करके आप पहले से ही उन एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि उसके लिए आप पहले से ही रेडी हो और प्रोविजनिंग कर लो। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लॉसेस से बचने की बात की जा रही है। कहा गया है कि भाई अगर आपको लॉसेस के चांसेस हैं तो उसको पहले से रिकॉर्ड कर लो। वहीं अगर प्रॉफिट के केस में बात करें तो कहा गया कि भाई प्रॉफिट अगर लग रहा है कि आएगा तब मत रिकॉर्ड करो। प्रॉफिट जब एक्चुअल में आ जाए तब रिकॉर्ड करो। लेकिन लॉसेस के केस में एक्चुअल लॉस आने का वेट मत करो। अगर आपको संभावना लग रही है तो उन लॉसेस को पहले से ही आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड रख लो, और यही है समझदारी। कई बार ये प्रिंसिपल आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको हम और भी कई सारे नामों से जानते हैं, दैट इज सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस फर्म्स होते हैं ना, ये इसके ओनर से अलग होते हैं। यानी जो हमारी कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड, इसको एक अलग एंटिटी मानेंगे, और इसका जो भी ओनर है, मैं हूं, आप हैं, कोई थर्ड बंदा है, उसको एक अलग एंटिटी मानी जाएगी। दोनों को हम मिक्स नहीं करेंगे। इस प्रिंसिपल ने ये भी कहा कि भाई जो भी ओनर है, मान लो राम ने ये बिजनेस खोला है, तो भले ही राम ओनर है, राम ने फंडिंग दिया है, लेकिन राम को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा यूज करे। ये अधिकार नहीं है। और अगर वो ये काम कर रहे हैं कि जैसे मान लो उन्हें अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदनी है, तो उन्होंने बिजनेस का पैसा यूज कर लिया। अगर ऐसा कर लिया तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, यानी एक तरीके से राम ने अपने ही बिजनेस से डट लिया है, उधार लिया है। ठीक, यही है हमारा इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट। और वाकई में राम ने अगर कार के लिए मान लो 20 लाख रुपए बिजनेस के अकाउंट से यूज कर लिए, तो यहाँ पे इनका ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, यानी एक तरीके का इन्होंने बिजनेस से कर्ज लिया है, एक लाइबिलिटी ली है।
नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई देखो कोई भी कंपनी है ट्रांजैक्शन तो करेगी करेगी, बहुत सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, तो सबको रिकॉर्ड तो करना है, और यहाँ पे कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हाइड नहीं करनी है, सारी यूजफुल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन है वही देख करके जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो लोग कंपनी में पैसा डालते हैं। तो अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट जो है आपस पे बिल्ड नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट टूट जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट टाइम से कोई आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। तो जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, जिससे कि कोई भी स्टेक होल्डर हो, जैसे मैनेजमेंट हो, एम्प्लॉयज हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, बैंक हो, ये लोग अपने एंड पे एनालिसिस कर पाए और उस बेसिस पे आगे के लिए डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अब गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? एक्चुअल में यह एक अजम्पशन है, एक्चुअल में ये एक अजम्पशन है। जब भी हम कोई भी कंपनी खोलेंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि इस कंपनी को कभी भी बंद करने की नौबत ना आए। ठीक है, हम लोग यही मान के चलते हैं ना, कोई ये नहीं चाहता कि आज हम इतना पैसा खर्च करके बिजनेस कर रहे हैं तो कल को हमें लॉस हो या कल को हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है अजम्पशन बेस्ड, जहां पे कंपनियां ये मान के चलती हैं कि वो अपना बिजनेस ऑपरेशन जो है इनडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगी, नियर फ्यूचर में उन्हें कभी भी इसे बंद करने की नौबत नहीं आएगी, और इसी बेसिस पे कंपनियों के असेट का वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो बाकी के जो प्रिंसिपल्स बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, और बाकी आप सभी लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो इंपॉर्टेंट और यूजफुल सेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं इन सब को एक्सेस आपको मिलता रहे, कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर से आएगा, 12-13 है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आराम से आपको ये सेशंस कराए जा रहे हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी होती चले। इन केस कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपके डाउट्स को रेज करते हुए आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री सेशन के पीडीएफ हम यही शेयर करते हैं, जो भी डिस्कशन होगा, डाउट सॉल्विंग होगी, हम यहीं पे आपसे क्लियर करेंगे, और यहीं पे आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई बैंकर्स का ग्रुप हो तो उसमें इन सेशन की लिंक को जरूर से शेयर करिएगा, जिससे बाकी सारे बैंकर्स को जीआईबी क्लियर करने में काफी हेल्प मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेशन है जीआईबी के लिए भी है एंड जो लोग डीबीएफ के एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी है, क्योंकि दोनों ही केस में सिलेबस आपका सेम है, सेम डे एग्जाम भी होता है। डिफरेंस क्या है? जीआईबी का एग्जाम केवल बैंकर्स के लिए होता है, और डीबीएफ का एग्जाम वो दे सकते हैं जो बैंक के अभी एस्पिरेंट हैं। ठीक है, जो अभी तक आईआईबीएफ के मेंबर नहीं बने हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं बहुत जल्द।